Hello everyone, welcome back to Edu for इग्नू एंड ड्यू एसओएम। तो इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं इग्नू और ड्यू के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आज की वीडियो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं साइकोलॉजी फॉर लिविंग बीपीसीजी 175, इसका सब्जेक्ट कोड रहेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और हम ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा रिपीटेड होते हैं, बिकॉज उनके चांसेस एग्जाम में आने के ज्यादा होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा, जिसमें आपसे पूछा गया है इल्यूसिडेट माइंड एंड बॉडी रिलेशनशिप। माइंड और बॉडी का क्या रिलेशनशिप है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसका एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है, बिकॉज ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से बताएंगे कि जो माइंड और बॉडी होता है उसका रिलेशन जो है वो ऐसे चीजों को एक्सप्लोर करता है जिसमें कनेक्शन होता है बिटवीन जो हमारे मेंटल स्टेट्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया थॉट्स इमोशंस हो गए, और जो फिजिकल स्टेट्स होते हैं जैसे कि बॉडीली फंक्शन जितने भी होते हैं, हेल्थ हो गया, उनको लेकर। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम बॉडी माइंड बॉडी रिलेशनशिप कहते हैं। कई सारे फिलोसोफर्स का साइंटिस्ट का इसको लेकर डिबेट हो रहता है। ठीक है, कुछ कहते हैं जैसे कि कुछ आर्ग्यू करते हैं कि जो माइंड है हमारा और जो बॉडी है वो डिस्टिंक्ट है, जिसमें माइंड जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ऑन दी अदर हैंड कुछ बोलते हैं, बिलीव करते हैं कि जो माइंड और बॉडी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो फंक्शन करते हैं एज अ वन यूनिट की तरह, वो दोनों काम करते हैं। ठीक है, और मॉडर्न साइंस सपोर्ट्स की बात करें तो वो आइडिया देते हैं कि जो हमारा मेंटल प्रोसेस है और जो फिजिकल हेल्थ है वो डीपली लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो जो स्ट्रेस है हमारा वो लीड कर सकता है फिजिकल हेल्थ के लिए, प्रॉब्लम जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये कहने का मतलब है कि जो मेंटली अगर हम लोग फिट नहीं होंगे तो हमारे लिए फिजिकली भी फिट रहना आसान नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेस लेंगे तो हमारे बॉडी को भी नुकसान होगा, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सिमिलरली अगर हमारा फिजिकली एक्टिविटी नहीं है तो ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी रिड्यूस कर सकता है, जैसे कि, और उसकी वजह से हमें एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे पता चलता है कि माइंड और बॉडी का जो रिलेशनशिप है वो सेंट्रल है। तो थेरेपिस्ट जैसे कि वो कई, जैसे कि मेडिटेशन होता है, कई थेरेपीज के बीच में ये आप कह सकते हैं होता है, जैसे कि मेडिटेशन हो गया। ठीक है, जो हमारे मेंटल हेल्थ को फोकस करता है और इम्प्रूव करता है हमारे फिजिकल वेलबींग को भी। ठीक है, और ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी रिलेशनशिप को, हेल्थ को होलिस्टिक तरीके से हेल्थ प्रैक्टिसेस के थ्रू कंसिडर करता है। ठीक है, बहुत जैसे कि साइकोलॉजिकल होते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सन के, ये भी होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज इमोशन, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल प्रोसेस। देखिए, इमोशन की बात करें तो इमोशन एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट है जो इन्वॉल्व होता है एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज में, कई डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे, जो प्ले करता है एक की रोल को ह्यूमन के एक्सपीरियंस को लेकर, इन्फ्लुएंस करने में थॉट्स को लेकर। ठीक है, और ये बिहेवियर जो होते हैं वो कई कई सोशल इंटरेक्शंस होते हैं। इसमें कई सारे तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, कॉग्निटिव अप्रेजल, ये सारी चीजें। कॉग्निटिव अप्रेजल क्या होता है कि इसमें होता है कि दिस इज हाउ वी इंटरप्रिटेट एंड मेक सेंस ऑफ अ सिचुएशन दैट ट्रिगर्स एन इमोशन रिस्पॉन्सेज। आर थॉट्स जो है वो हमारे, वो कैन इन्फ्लुएंस विच इमोशंस वी एक्सपीरियंस एंड देयर इंटेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें एक्सप्लेन करना है सिम्टम्स ऑफ कॉजेज को, जिसमें हमें एंजाइटी को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और डिस्क्राइब करना है कि कैसे हम एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं। तो एंजाइटी एक तरीके का स्टेट है जिसमें एक्सेसिव वरी हो जाता है, मतलब किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं, उसके बारे में डर होता है हमारे अंदर पैदा हो जाता है, और डेली लाइफ में बहुत चीज हार्मफुल होती है वो चीज जो होती है। ठीक है, जिससे कि हमारा परसिस्टेंट वरी होता है, मतलब लगातार रेस्टलेसनेस, मतलब हम आराम नहीं करते हैं, उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं हम। तो ये एक तरीके की एंजाइटी होती है। ठीक है,
और इसको हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया, ठीक है, जिसमें हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को उनके नेगेटिव थॉट्स को चेंज करने में। मेडिटेशन होता है, मेडिकेशन होता है, ठीक है, और मेडिटेशन और मेडिकेशन वो आर डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा। रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं जिसमें डीप ब्रीदिंग होता है, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सिंग होती है, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल लेना, ठीक है, प्रॉपर स्लीप ले होना, प्रॉपर फूड खाना, ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, जो आपको शॉर्ट नोट लिखना है फॉलोइंग्स पे, जिसे एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, इसमें आप बता सकते हैं कि कैसे फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन जो है एक साथ काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें क्रिएटिविटी टिपिकली इन्वॉल्व होता है फॉलोइंग स्टेजेस को लेकर, जिसमें हमारा प्रिपरेशन होता है, इंक्यूबेशन होता है, एलिमिनेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, इसमें टेस्टिंग, रिफाइनिंग और इम्प्लीमेंटिंग होता है। ये आइडिया इंश्योर करती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको टाइट और कैजुअल फैक्टर्स बताने हैं मूड डिसऑर्डर को लेकर, और डिस्कस करना है उनके ट्रीटमेंट को लेकर। तो मूड डिसऑर्डर्स कई तरीके के हो सकते हैं, डिप्रेशन, ठीक है, बिपोलर डिसऑर्डर होता है, साइकोथेरेपी होता है, मेडिकेशन होता है, लाइफस्टाइल होते हैं। इससे क्या होता है, इनसे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। साइकोथेरेपी ले लीजिए, मेडिकेशन ले लीजिए, लाइफस्टाइल चेंजेस ले सकते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स ले सकते हैं, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको डिस्कस करना है कि रिस्क और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन से होते हैं चाइल्डहुड में, और कैसे किसी भी रेजिलियंस को बिल्ड किया जा सकता है किसी भी चाइल्ड के अंदर। रिस्क फैक्टर की बात करें तो चाइल्डहुड में जैसे पॉवर्टी हो सकता है, फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अगर उस बच्चे के साथ अब्यूज हुआ है, निग्लेक्ट किया गया है उसको, उसके थ्रू वायलेंस हुआ है, तो उसके लिए ये एक तरीके का रिस्क फैक्टर ही होगा उस चाइल्ड के डेवलपमेंट में लेकर, जो उसको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सभी तरीके से इफेक्ट करेगा, ठीक है। और इन क्वालिटी को बिल्ड करने के लिए जो हमारा रेजिलियंस की क्वालिटी है किसी भी चिल्ड्रन के अंदर, उसमें आप ये चीजें कर सकते हैं कि उसके साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखें, इनकरेज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस को हेल्प कर सकते हैं चिल्ड्रन को डेवलप करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होती हैं इन चीजों को लेके, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कर सकते हैं जिसमें आप इनकरेज कर सकते हैं और प्रेजिंग कर सकते हैं एफर्ट्स अचीवमेंट्स के लिए, टीचिंग कोपिंग स्किल्स कर सकते हैं जिसमें आप एजुकेट कर सकते हैं चिल्ड्रन को ऑन हाउ टू मैनेज स्ट्रेस और इमोशनल एफिशिएंसी, जो उसको कैसे मैनेज करना है। अगर चिल्ड्रन को पहले से बता दिया जाएगा, सॉरी, उसको टीच कर दिया जाएगा, तो वो उसके लिए इफेक्टिव होगा, उसके अंदर रेजिलियंस ज्यादा जल्दी डेवलप होगा। ऐसे ही क्रिएटिंग सेफ इन्वायरमेंट बना दीजिए तो उसमें ऑटोमेटिकली वो चीज बिल्ड होगी ही होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आपको शॉर्ट नोट लिखना है जिसमें हमारा एबीसी कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड बताना है। तो ए से है हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट, बी से है बिहेवियरल कंपोनेंट, सी से है कॉग्निटिव कंपोनेंट, जिनको आप स्क्रीन पॉज करके लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसका सेल्फ इफिशिएंसी क्या होता है, एक ऐसी चीज को रेफर करता है जो किसी भी इंडिविजुअल के बिलीफ को दिखाता है, उनकी एबिलिटी को, ताकि वो सक्सीड कर सके इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, और कंप्लीट कर सकते हैं एक टास्क के अंदर। ये जो है चीज इन्फ्लुएंस हो सकती है कि कैसे लोग जो है सोचते हैं, फील करते हैं और एक्ट करते हैं, ठीक है। और हाई सेल्फ इफिशिएंसी की बात करें तो वो लीड करता है टू ग्रेटर मोटिवेशन को लेकर और प्रिजर्वेशन को लेकर इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। वाइल जो लो सेल्फ एफिशिएंसी है, वो रिजल्ट कर सकते हैं इन अवॉइडेंस ऑफ डिफिकल्ट टास्क एंड अ हायर लाइक्लीहुड ऑफ गिविंग अप, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है नेचर एंड टाइप्स ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग बेसिकली एक मेंटल प्रोसेस होता है जो मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, रीजंस करना है, मेक डिसीजन बनाने, इन सभी चीजों को लेकर क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, क्रिएटिव थिंकिंग हो गया, कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गया, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गया, कॉन्क्रीट थिंकिंग हो गया, जिसमें इन्वॉल्व होता है कि कैसे जो थिंग्स है वो टेंजिबल है या ऑब्जर्वेबल है, वो चीज दिखाती है यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि हम जितनी भी चीज देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन क्वेश्चन एंड आंसर्स। बाकी थ्योरीज और डीप में डिस्कशन आपको पढ़ के आना है, तभी आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएंगे। हालांकि आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उनका आंसर किस तरीके से आपको लिखना है।
अब हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? एक तरीके का ये प्रोसेस है जिससे अगर हमें कोई चैलेंज होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको सोल्यूशन कैसे निकालना है, वो चीज, उस टेक्निक को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। ठीक है, उसमें टिपिकली कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। आइडेंटिफाई कर, जिसमें प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं इशू को और नीड्स को रिजॉल्व करने के लिए, जनरेट कर सकते हैं सोल्यूशन को। ठीक है, इवेलुएटिंग सोल्यूशन, जिसमें असेसिंग द फैसिबिलिटी एंड effectiveness of each options, implementing a solution, putting the chosen solution into action, reviewing the results, एनालिसिस कर सकते हैं, आउटकम्स को लेकर डिटरमाइन कर सकते हैं कि अब प्रॉब्लम्स हैं उसको सक्सेसफुल कैसे रिजॉल्व करना है, और इफ फर्दर जो जितने भी एक्शन है वो नीडेड है या नहीं। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो रिक्वायर्स हो सकता है क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर, और जो एबिलिटी है वो अडेप्ट करते हैं टू न्यू इंफॉर्मेशन एंड सर्कमस्टांसेस को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ एंड डिस्क्राइब स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अगेन दिस इज रिपीटेड, सो आप वीडियो पॉज करके चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट इसमें स्ट्रेस का थोड़ा सा अलग है, वो आप देख लीजिएगा। कि बता सकते हैं कि कैसे जो स्ट्रेस है वो सिग्निफिकेंट होता है किसी भी ह्यूमन के लिए, बिकॉज उससे ही हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इन सभी चीजों को आप बता सकते हैं और टेक्निक्स बता सकते हैं कि कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको डिसफंक्शनल एटीट्यूड क्या है वो डिस्क्राइब करना है। उसमें वेज बताने हैं मॉडिफाई करने के लिए डिसफंक्शनल एटीट्यूड को। एक डिसफंक्शनल एटीट्यूड जो वो होता है जो रेफर करता है एक पैटर्न ऑफ नेविगेट को, जो irrational or beliefs that can be navigate impact a person's emotion behavior और ओवरऑल जितना भी मेंटल हेल्थ होता है उसको लेकर। ठीक है, टू मॉडिफाई डिसफंक्शनल एटीट्यूड उसमें आप बता सकते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी, जिसको हम सीबीटी भी कहते हैं, जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसके लिए। ये हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको नेविगेट करने के लिए। थॉट पैटर्न जो है हमारा उसको रिप्लेस करता है विद मोर रियलिस्टिक और पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करता है, जो हमारा सीबीटी मेथड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको डिस्कस करना है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें देखिए कई चीजें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइल्ड का जब डेवलपमेंट होता है तो उसी स्टेज पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी जो होती है वो प्रोवाइड होता है किसी भी फ्रेमवर्क को लेकर, जो अंडरस्टैंडिंग होता है कि कैसे चिल्ड्रन जो होते हैं ग्रो होते हैं और कैसे चेंजेस जो है वो ओवर टाइम होते हैं। साइकोनेटिक थ्योरी की बात करें तो ये एम्फेसाइज करता है रोल ऑफ अनकॉन्शियस ड्राइव को, जो अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस को शेप करता है, जिससे पर्सनालिटी बिहेवियर डेवलप होती है। बिहेवियरिज्म जिसमें हमारा होता है जो फोकस करता है इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, किसी भी बच्चे के ऊपर कैसा पड़ेगा। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें चिल्ड्रन जो है वो किसी भी स्पेसिफिक स्टेज को लेकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके अंदर कैसा होता है, ईच स्टेज के अंदर जो चीज है मार्क्ड है, डिफरेंट है, वो कैसे थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को वर्ल्ड के सामने रखता है। नेक्स्ट होता है सोशल कल्चर थ्योरी, जिसमें हाईलाइट होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरैक्शन और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, ये चीजें एम्फेसाइज करती है लैंग्वेज को, सोशल लर्निंग। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी की बात करें, इसमें अगेन नेक्स्ट है जो सजेस्ट करता है कि किसी भी चाइल्ड के अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो इन्फ्लुएंस होता है मल्टीपल लेवल्स को लेकर, मल्टीपल लेवल्स ऑफ एनवायरमेंट्स को लेकर। ठीक है, उनसे इन्फ्लुएंस होता है, जो इमीडिएट से लेकर फैमिली से लेकर स्कूल से लेकर ब्रॉडर सोसाइटियल और कल्चरल फोर्सेस की चीजों में डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी साउथ इंडियन इंसान को देखिए और नॉर्थ इंडियन को देखिए या ईस्ट के देखिए वेस्ट के देखिए, सभी में आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, बिकॉज बचपन से उनका एनवायरनमेंट ऐसा रहा है, चीजें ऐसी रही हैं, फैमिली ऐसी रही है, दैट्स वाई उनका इमोशनल फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसी तरीके से हुआ है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है सेवरिंग क्या होता है और डिस्क्राइब करना है टाइप्स ऑफ सेवरिंग। तो सेवरिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें कॉन्शियसली फोकस होता है और एनहांस करता है पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को, जो अलाउ करता है किसी भी इंडिविजुअल को प्रोलॉन्ग करने के लिए, डिपेंड करने के लिए उनके इंजॉयमेंट्स को और उनके जितने भी मोमेंट्स हैं उन लाइक उनको, जैसे कि उनका प्लेजर हो गया। सेवरिंग इन्वॉल्व्स एन एक्टिव एंगेजमेंट विद द पॉजिटिव इमोशन, कि किसी भी चीज में एक्टिव तरीके से इन्वॉल्वमेंट होना और पॉजिटिव इमोशन के साथ साथ, जो हेल्प करता है इंटेंसिफाई करने के लिए, सस्टेन फीलिंग करने के लिए, हैप्पीनेस के लिए, वेलबींग के लिए, सेवरिंग के लिए। कैन अक्योर बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर एन इवेंट हो सकता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इमोशनल रेगुलेशन, ये चीज है।
ठीक है, और उसके कुछ स्टेप बता सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं एंटीसिपेटरी सेवरिंग होता है, इन द मोमेंट सेवरिंग होता है, रिमिnisसेंस सेवरिंग होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिकॉलिंग और रिवीलिंग पास्ट पॉजिटिव जितने भी एक्सपीरियंसेस है ना, उसके थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, जर्नलिंग के थ्रू या मेमोरी शेयर करते हैं, तब हमारा ये होता है। ठीक है, तो इन तीनों को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना अगेन। फर्स्ट है मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर करता है कि बेसिकली किसी भी ऐसी एबिलिटी को जो प्रिसीव करता है, अंडरस्टैंड करता है, मैनेज करता है, रेगुलेट करता है इमोशंस के अंदर, वन एक आदमी को दूसरे के अंदर। ठीक है, बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू यू लर्न कि आपको लाइफ में कैसे अपने आप को इमोशनली डेवलप करना है, किसी सिचुएशन को कैसे फेस करना है, तो और साइकोलॉजी और कली और मेंटली और फिजिकली आपको कैसे फिट रखना है, इमोशन का अपने ऊपर किस तरीके से इफेक्ट नहीं पड़ने देना है। ये चीज से आप ज्यादा सीखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल है, जिससे कि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सारी चीजें आपका इसके के थ्रू ही डेवलप होता है। एक हमारा होता है आईक्यू लेवल और एक हमारा होता है ईआई लेवल, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और डेवलप होती है इसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जिसका है बी पार्ट, मीनिंग एंड अप्रोचेस टू ऑप्टिमिज्म। इसमें ऑप्टिमिज्म के बारे में बता सकते हैं, मेंटल एटीट्यूड कैरेक्टराइज कर सकते हैं, होप, कॉन्फिडेंस को, पॉजिटिव आउटकम्स को, फ्यूचर इवेंट्स को। जो ऑप्टिमिस्टिक इंडिविजुअल्स के टेंड को एक्सपेक्टेड तरीके से अच्छी चीजों के लिए हैपन करता है एंड बिलीव करता है दैट ये क्या होता है कि ये ओवरकम होते हैं चैलेंजेस को लेकर। देयर आर सेवरल अप्रोचेस टू कल्टीवेट ऑप्टिमिज्म, जैसे कि कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग हो गया, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हो गया, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन हो गया। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग की बात करें तो इसमें चेंज होता है हमारा नेगेटिव थॉट्स पैटर्न को हम मोर पॉजिटिव तरीके से डेवलप कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं अच्छी चीजों को लेकर। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस होता है हमारा, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी अगर आप रोज ग्रेटिट्यूड शो करते हैं जो भी चीज आपके लिए है, तो आप देखेंगे आपके लाइफ में पॉजिटिव चीजें होंगी और सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आप चाहेंगे। तो ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नो मैटर आप किसी भी रिलीजन के, आपको ग्रेटिट्यूड शो जरूर करना चाहिए। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना चाहिए हमेशा, नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हर चीज में आप पॉजिटिव सोचते हैं तो नेगेटिव आपको सोचना ही नहीं चाहिए। तो यही चीज है यहाँ पे, बिकॉज ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, दैट्स वाई इसमें ऐसे क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन ही रिपीटेड थे। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और हेल्पफुल लगे होंगे। तो इनके अलावा अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।